नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों हम लोग भारत का संविधान पढ़ रहे थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संघीय कार्यपालिका। दोस्तों क्या डिस्कस करेंगे? संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों पार्ट 3 होने वाला है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं? देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है। अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका जो प्रमुख होता है दोस्तों, कौन होते हैं? वो राष्ट्रपति होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, समझिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं दोस्तों? शामिल होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। ठीक है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है दोस्तों। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति एक नज़र में समझिए दोस्तों। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि पद का उल्लेख दोस्तों, ये अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में। शपथ दोस्तों राष्ट्रपति कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण लेते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। इस्तीफा किसको देता है दोस्तों? राष्ट्रपति वो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। शपथ ग्रहण से प्रारंभ होता है। ठीक है। न्यूनतम आयु सीमा राष्ट्रपति के बनने के लिए दोस्तों 35 वर्ष होता है। कितना होता है? 35 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है दोस्तों, ये 5 लाख प्रति महीना होता है। यानी 5 लाख रुपए प्रति महीना ये राष्ट्रपति का वेतन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग जो प्रक्रिया दोस्तों, यह अनुच्छेद 61 में उल्लेख किया गया है। संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है। महाप्रयोग जो महाभियोग जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। और महाभियोग जो प्रक्रिया का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 61 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी बनता है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। ठीक है, कि महाभियोग प्रस्ताव के लाने के बाद 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 62 में यह उल्लेखित है कि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता। ठीक है। अनुच्छेद 62 में क्या उल्लेख किया गया दोस्तों? कि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद जो है वो 6 माह से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे, समझिए। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों में हस्तक्षेप का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवादों के हस्तक्षेप का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। और देखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। ठीक है, समझिए। संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां होती है किसमें निहित होती है दोस्तों? मेन रूप से तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, समझिए, यहाँ पे राष्ट्रपति संघ सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारों की नियुक्ति करता है। जैसे प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री को नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्ति करता है, राज्यपाल को नियुक्ति करता है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि को नियुक्ति करते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख को भी नियुक्ति करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री को नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी को और नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि। यानी राष्ट्रपति जो है संघ सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो ये था दोस्तों महत्वपूर्ण अधिकारी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख या अध्यक्ष होता है दोस्तों। राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख या फिर अध्यक्ष होता है। ठीक है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दी गई सजा या दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दी गई सजा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को बचा सकता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति ही बचा सकता है। ठीक है,
कोई भी अगर उसको मृत्युदंड या फिर सजा दिया गया है तो उसको क्षमादान कौन कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति को दिया गया है यह अधिकार, और अनुच्छेद 72 में है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 80 के तहत जो है राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का अधिकार प्राप्त है, जो कला, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा के विघटन का अधिकार भी प्राप्त है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को, ठीक है, संसद सत्र को आहूत करने का अधिकार प्राप्त है, लोकसभा के विघटन का भी अधिकार प्राप्त है दोस्तों। किनको? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि अनुच्छेद 108 में क्या है दोस्तों? तो दोनों संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है दोस्तों? मेन रूप से राष्ट्रपति को है, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको दोस्तों? वो राष्ट्रपति को है, ठीक है। और इसका जो उल्लेख किया गया दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 108 में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर वीटो यानी कि निषेधाधिकार शक्ति का अधिकार प्राप्त है, जो 3 प्रकार का होता है: अत्यंतिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। जो वीटो जो होता है दोस्तों 3 प्रकार का होता है: अत्यंतिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो होता है, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति जो है दोस्तों प्रत्येक 5वें वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। तो याद रखिएगा, वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, जो निम्नलिखित है दोस्तों। आइए देखते हैं कौन कौन सा विशेष इसको शक्तियां प्राप्त है दोस्तों, खास राष्ट्रपति को। आइए समझते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण यानी कि बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार प्राप्त है। किनको? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रीय आपातकाल उल्लेख, सवाल पूछा है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अधिकार प्राप्त है दोस्तों राष्ट्रपति को। तो यहाँ से सवाल पूछेगा कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 356 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 360 के तहत दोस्तों देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की दशा में वित्तीय आपातकाल घोषणा का अधिकार है, अनुच्छेद 360 में दोस्तों, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख दोस्तों 360 में किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356 में किया गया है, और दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख 352 में किया गया है, ठीक है। चलिए, ये आप समझ गए दोस्तों। आइए यहाँ पे समझते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में। आप डिस्कस करेंगे दोस्तों उपराष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति को दोस्तों ये अनुच्छेद 63 में कहा गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, समझते हैं यहाँ पे दोस्तों उपराष्ट्रपति एक नज़र में, ठीक है। देखिए, पद का उल्लेख दोस्तों यानी कि उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। पद का स्रोत दोस्तों कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति के जो पद का स्रोत ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है दोस्तों उपराष्ट्रपति को? राष्ट्रपति के समक्ष
यानी कि उपराष्ट्रपति को कौन देता है दोस्तों? राष्ट्रपति। इस्तीफा किसको देता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को देता है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति इस्तीफा किनको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है, शपथ ग्रहण से प्रारंभ होता है और न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों 35 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का भी दोस्तों कितना था? 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति का न्यूनतम आयु सीमा कितना था दोस्तों? इसका भी 35 वर्ष है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यानी उपराष्ट्रपति को उनके पद से कार्यकाल से पूर्व भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी महाभियोग प्रस्ताव को सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश किया जाता है दोस्तों। कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में। आइए समझते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं। देखिए, बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। यहाँ से सवाल पूछता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर राष्ट्रपति का पद दोस्तों रिक्त है, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संघीय मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री, ठीक है। आइए समझते हैं संघीय मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री। दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को विचार विमर्श व सहायता देने हेतु एक संघीय मंत्री परिषद होती है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। देखिए, संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। दोस्तों देखिए, क्या करता है? संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों को जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ठीक है। संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पे संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। संघीय मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं दोस्तों। कैबिनेट मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। सबसे पहले बात करेंगे कि संघीय मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि संघीय मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे है कि अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री एक नज़र में। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री शपथ दोस्तों किसके समक्ष लेते हैं? तो राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। इस्तीफा किनको देता है दोस्तों? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है और न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे हम लोग दोस्तों बात करेंगे प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। देखिए, प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को विघटित या फिर भंग कर सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है दोस्तों राष्ट्रपति के है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं महान्यायवादी। आइए दोस्तों देखते हैं महान्यायवादी, ठीक है दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पे देखिए, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महान्यायवादी के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? वो राष्ट्रपति करते हैं।
महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है दोस्तों। तो देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ठीक है। महान्यायवादी को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि महान्यायवादी नहीं होते हैं, संसद का सदस्य नहीं होते हैं, परंतु संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और सदनों को संबोधित भी कर सकता है। देखिए, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही वो भाग ले सकते हैं और सदनों को संबोधित भी कर सकते हैं। देखिए, महान्यायवादी जो होते हैं दोस्तों, ये सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है। महान्यायवादी के पद की योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? MC सीतलवाड़ जो थे, वो भारत का प्रथम महान्यायवादी थे। भारत का वर्तमान महान्यायवादी R वेंकट रमनी है दोस्तों। कौन है? R वेंकट रमनी वर्तमान भारत का वर्तमान महान्यायवादी हैं। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत वर्ष 1860 में महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत वर्ष 1860 में महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है, यानी कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या होता है दोस्तों? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये कैग का फुल फॉर्म होता है, जिसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक किया गया है। अनुच्छेद 148 के तहत संघीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 148 के तहत आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, जो पहले पूरा हो, याद रखिएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ठीक है, जिसकी विधि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के समान होती है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है, उसी तरह से नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी उनके पद से कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य लोक धन के व्यय की निगरानी करना। ठीक है, लोकसभा में जो धन का जो व्यय होता है दोस्तों, खास करके लोक धन के व्यय की निगरानी करना होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग अगर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझिएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है, जिस कारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र या फिर दार्शनिक और मार्गदर्शन कहा जाता है। ठीक है, वर्ष 1976 में लेखा महानियंत्रक यानी CGA, ठीक है, नामक नए पद का निर्माण किया गया था, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, बात करेंगे कि भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक नरहरि राव थे। कौन थे? नरहरि राव जो थे, ये भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे। भारत के वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब लोग लिखने वाले हैं संघीय विधायिका। दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 79 के तहत, ठीक है, संघीय विधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए, संसद के 3 प्रमुख अंग है दोस्तों। राष्ट्रपति, ठीक है, जो अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा, जो उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को क्या कहा जाता है दोस्तों? निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों राज्यसभा। आइए समझते हैं। राज्यसभा का निर्माण राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर होता है। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थायी सदन या राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। उच्च सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, या राज्यों का परिषद भी कहा जाता है राज्यसभा को। ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है,
यानी 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और 12 जो सदस्य होते हैं दोस्तों, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितना है दोस्तों? 245 है। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश कितना है दोस्तों? 31। ठीक है, महाराष्ट्र में दोस्तों 19 सीट है राज्यसभा का, तमिलनाडु में दोस्तों 18 सीट है, बिहार में दोस्तों 16 सीट है और पश्चिम बंगाल में भी 16 है। ठीक है, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए, और कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है कार्यकाल। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, राज्यसभा का जो पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, तो राज्यसभा का जो पहला बार गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को, पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करती है। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रथम उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति थे। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और प्रथम उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति थे। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति वायलट आल्वा थी। कौन थी? वायलेट आल्वा। ठीक है, चलिए देखिए, राज्यसभा के वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ और वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग राज्यसभा डिस्कस करें दोस्तों, अब डिस्कस करेंगे लोकसभा। देखिए, लोकसभा का संगठन सार्वभौम वैश्व मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन या जनता का सदन कहा जाता है दोस्तों। किसको? लोकसभा को। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 निर्धारित है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 543 है। कितनी है दोस्तों? लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटों वाले राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश दोस्तों 80 सीट है, महाराष्ट्र दोस्तों 48 सीट है, पश्चिम बंगाल में दोस्तों 42 सीट है, और बिहार में 40 सीट है दोस्तों, और तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 39 सीटें हैं लोकसभा के। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्ष होती है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो दोस्तों, ठीक है, उस समय लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में उल्लेख किया गया था, राष्ट्रपति शासन दोस्तों अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में उल्लेख किया गया था। हम आपको अभी बताएं दोस्तों कुछ देर पहले। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, परंतु वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट बहुत याद रखना है दोस्तों। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त अधिवेशन के जो अध्यक्षता है सदैव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। ठीक है, आइए अगर डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत होता है दोस्तों।
परंतु राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, तो धन विधेयक सदैव किसमें कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में प्रस्तुत होता है, परंतु राज्यसभा क्या करती है? धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, पहली लोकसभा का गठन वर्ष 1952 में हुआ था। वर्तमान में 17वीं लोकसभा कार्यरत है दोस्तों, तो 2019 से लेकर 2024 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर व पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। इसके अतिरिक्त सुमित्रा महाजन भी लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। ठीक है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है दोस्तों। कौन है? ओम बिरला जो है ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, संसद संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। संसद का कोई सदस्य यदि बिना किसी पूर्व सूचना के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। संसद के सदनों में कोरम कुल सदस्य का 1/10वां भाग होता है। संसद के सदनों में कोरम कुल सदस्य का 1/10वां भाग होता है। साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद सत्र आयोजित होते हैं दोस्तों, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा कि संसद के 2 सत्रों के बीच किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद के सदनों की कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्न काल कहलाता है, जो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होती है दोस्तों। ठीक है, संसद में दोनों की सदनों की जो कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्न काल कहलाता है। संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल भारत की देन है, जो प्रश्न काल के तुरंत, ठीक है, तुरंत अगर हम लोग बात करेंगे, तुरंत बाद होता है दोस्तों। क्या होता है? तुरंत बाद होता है, जो 1 से 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संसद के 50 सदस्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य होता है। संसदीय इतिहास में अब तक 3 बार यानी 1961, 1978, 2002 संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। यानी कि अभी तक कितनी बार? 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, 1961, 1978, 2002। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आइए समझते हैं कुछ चीज़ों को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं दोस्तों? ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग इसको रहने देते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं संघीय न्यायपालिका। वैसे भी दिखेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे संघीय न्यायपालिका। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, संघीय दोस्तों न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय, समझिएगा कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में एकीकृत न्याय का प्रावधान किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय है। ठीक है, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक उच्चतम न्यायालय का गठन, शक्तियां और क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत वर्ष 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा एम्पे जो थे, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। ठीक है, और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? 1774 ईस्वी में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित होती है। किसमें निहित होती है? संसद में। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। ठीक है, तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितना है दोस्तों? 34। आइए समझते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एक नज़र में, देखिए नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पदव्युत प्रक्रिया दोस्तों संसद को असमर्थता के आधार पर किया जाता है। शपथ दोस्तों कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है, इस्तीफा दोस्तों किनको देते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इनका कार्यकाल दोस्तों निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक है। अधिकतम आयु दोस्तों 65 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करेंगे इसकी इनकी वेतन का, तो मुख्य न्यायाधीश को 2.8 प्रति माह, अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख प्रति माह दिया जाता है दोस्तों, यानी 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आइए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, देखिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या उससे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए या राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेता हो। उच्चतम न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, यानी उच्चतम न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल दोस्तों राज्य का प्रथम नागरिक व संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। राज्यपाल दोस्तों एक नज़र में यहाँ पे समझेंगे। राज्यपाल के पद का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 153 में किया गया है। इसका जो राज्यपाल कहाँ से लिया गया दोस्तों, पद का स्रोत ये कनाडा से लिया गया है। नियुक्ति दोस्तों कौन करवाता है? राष्ट्रपति के द्वारा इनको किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर किया जाता है। पदयुज दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। शपथ दोस्तों कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इनको शपथ दिलाया जाता है दोस्तों राज्यपाल को। इस्तीफा दोस्तों किनको सौंपना चाहिए? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए, ठीक है। इनका जो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है दोस्तों? 35 वर्ष। और वेतन दोस्तों 3.5 लाख रुपये प्रति महीना दोस्तों राज्यपाल की वेतन है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करें दोस्तों राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ, ठीक है। देखिए राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका और विधायिका का प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है। राज्यपाल दोस्तों राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद के सभी मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य संबंधी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल दोस्तों राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल जो होते हैं ये राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम अथवा पूर्णतः माफ कर सकता है। इसे राज्यपाल की क्षमादान शक्ति कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों। अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल क्या करता है? विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत करता है, जिनका कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र उत्कृष्ट योगदान होता है दोस्तों। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल जो दोस्तों ये मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल क्या कर सकता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग करके विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र न चलने की स्थिति में राज्य सूची के किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे दोस्तों राज्य की मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री। आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को विचार विमर्श व सहायता देने हेतु एक राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका मुखिया दोस्तों मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं।
राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं दोस्तों। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर सलाह पर करता है। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल क्या करता है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है दोस्तों। देखिए, मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की न्यूनतम आयु कितना है दोस्तों, 25 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है दोस्तों। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। हम लोग देखेंगे दोस्तों महाधिवक्ता, आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, महाधिवक्ता दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए दोस्तों, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल करता है और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है दोस्तों। महाधिवक्ता जो दोस्तों राज्य का प्रथम और सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, महाधिवक्ता को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है और सदनों को संबोधित भी कर सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि महाधिवक्ता सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। महाधिवक्ता के पद की योग्यताएं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। हम लोग देखें दोस्तों राज्य विधायिका। देखिए, अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य राज्य विधानमंडल करती है दोस्तों। राज्य विधानमंडल के 3 प्रमुख अंग हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा दोस्तों। विधान परिषद को दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है और विधानसभा को निम्न सदन। विधान परिषद को उच्च सदन, विधानसभा को निम्न सदन और राज्यपाल को अध्यक्ष। अगर हम लोग बात करते तो राज्यपाल क्या होता है दोस्तों, अध्यक्ष होता है। हम लोग बात करेंगे विधानसभा। देखिए, विधानसभा को निम्न अथवा अस्थायी सदन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल किसी भी समय विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल किसी भी समय विधानसभा को विघटित कर सकता है, जिस कारण विधानसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि देश की 4 विधानसभाएं न्यूनतम सदस्य संख्या का अपवाद है। गोवा 40, मिजोरम, ठीक है दोस्तों, विधानसभाएं, सिक्किम दोस्तों और पुडुचेरी। तो देश की 4 विधानसभाएं न्यूनतम सदस्य संख्या का अपवाद है। जैसे गोवा में कितना दोस्तों न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 और पुडुचेरी में 30। ये सब क्या है दोस्तों, अपवाद में है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश, जो 403 सीट है दोस्तों विधानसभा सीट। पश्चिम बंगाल दोस्तों 294 है, महाराष्ट्र दोस्तों 288 है, बिहार 243 है। देश के 3 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीट 114, दिल्ली में 270, पुडुचेरी में 30 में ही विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी देश के 3 केंद्र शासित प्रदेशों कौन कौन सा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी में ही विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सीटों का आरक्षण किया गया है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। ठीक है, हम लोग देखें दोस्तों विधान परिषद। देखिए, विधान परिषद को उच्च अथवा अस्थायी सदन कहा जाता है। विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, परंतु समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, वर्तमान में केवल 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद विद्यमान है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो विधान परिषद में विद्यमान राज्य कौन कौन सा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। किसी राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, किसी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 हो सकती है। कितनी हो सकती है दोस्तों, न्यूनतम 40 हो सकती है विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या।
सर्वाधिक विधान परिषद सीटों वाले राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश दोस्तों 100 सीट है विधान परिषद का, महाराष्ट्र में दोस्तों 78 सीट है, बिहार में 75 है दोस्तों विधान परिषद का सीट, कर्नाटक में दोस्तों 75 सीट है, आंध्र प्रदेश में 50 है दोस्तों, तेलंगाना में 40 सीट है। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तथा उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं दोस्तों। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक और किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक क्या कर सकती है? रोक सकती है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति एवं एक उपसभापति का चुनाव करती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य न्यायपालिका। देखिए, राज्य न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय यानी कि अनुच्छेद 233 से लेकर अनुच्छेद 237 तक अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे उच्च न्यायालय समझते हैं, उच्च न्यायालय के बारे में। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय यानी कि अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 की स्थिति शीर्ष पर होती है। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में कलकत्ता में हुई थी। तत्पश्चात इसी वर्ष बम्बई और मद्रास में भी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, देश के चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में इलाहाबाद में हुई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि देश के चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि एक उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय का बन सकता है। वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 25 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आइए समझते हैं यहाँ पे। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक नज़र में नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पदच्युत दोस्तों संसद को। ठीक है, शपथ ग्रहण राज्यपाल के समक्ष किया जाता है। इस्तीफा दोस्तों कौन किनको देते हैं? राष्ट्रपति को देता है इस्तीफा। कार्यकाल दोस्तों कितने दिन का होता है? निर्धारित नहीं किया गया। अधिकतम आयु दोस्तों 62 वर्ष की होती है। ठीक है, इनका जो वेतन होता है दोस्तों वो मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख प्रति महीना और अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 महीना। ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति देखिए यहाँ पे, वह व्यक्ति किसी निम्न न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील रहा हो दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों